बच्चों अब आप तंत्रिकाओं में जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों को देखोगे तो तंत्रिकाओं के प्रकार कई प्रकार है, मुख्य आधार अलग अलग है। पहला लिखा है मालिन आवरण के आधार पर। आपने देखा एक तंत्रिका का संरचना, उसमें मालिन के आवरण है या नहीं है, इसके आधार पर तंत्रिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है मालिन आच्छद तंत्रिका, इसका मतलब है इसमें मालिन के आवरण उपस्थित, और एक है मालिन आच्छद विहीन तंत्रिका, इसका मतलब उसमें मालिन के आवरण अनुपस्थित। तो लिखिए जो पॉइंट्स बना, मालिन के आवरण उपस्थित, इसमें उपस्थित होगा, और इसमें मालिन के आवरण अनुपस्थित, मालिन के आवरण इसमें अनुपस्थित। तो दो बातें हो गई, तो एक हो गया मालिन के आवरण उपस्थित और एक मालिन के आवरण अनुपस्थित। बच्चों ये चित्र तो आप भलीभांति परिचित हो, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर था उसमें से मैंने इसके मध्य संरचना को लिया है, क्योंकि मालिन के आवरण होगा तो कहाँ पर, एक्सोन के ऊपर, और नहीं भी होगा तो एक्सोन में। तो एक्सोन के क्षेत्र को देखना है, और तंत्रिका का जो मध्य क्षेत्र के रूप में है वो एक्सोन है, क्योंकि साइटोन ऊपर था, एक्सोन मध्य में, नीचे टीलोडेंड्रॉन है, तो मध्य क्षेत्र एक्सोन के रूप में। और इसमें आप देख रहे हो मालिन आच्छद यहाँ पर पाए जाते हैं, और दो मालिन आच्छद जो भी यहाँ पर है इनके ऊपर ये इसके पास भी, इसके पास भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और पूरे क्षेत्र में जो इस तंत्रिका के संरचना को घेरे रहता है उसे न्यूरोलेमा के आवरण कहते हैं। न्यूरोलेमा के आवरण, जिसको मैं कंप्लीट डायग्राम में समझाया था, फिर मैं आपको दोबारा बता दिया, तो याद रहे न्यूरोलेमा के आवरण सभी क्षेत्र में है। और एक बात आप भलीभांति परिचित हो कि दो मालिन आच्छद के बीच में जो खाली स्थान है इसे रेनिभर के नोड कहते हैं, रेनिभर के नोड कहते हैं, इसमें रेनिभर के नोड पाए जाते हैं। अब बच्चों ऐसा जो तंत्रिका होता है जिसमें मालिन के आवरण उपस्थित होते हैं उसे ही मालिन आच्छद तंत्रिका कहते हैं। और ये जो तंत्रिका है इसमें मालिन के आवरण नहीं है एक्सोन के क्षेत्र में, और मालिन के आवरण ना होने के कारण इसमें कोई नोड ऑफ रेनिभर भी नहीं है, जिसे रेनिभर के नोड कहते हैं, ये भी नहीं है। तो मालिन के आवरण इसमें अनुपस्थित है। क्लियर हो गया? इस आधार पर तंत्रिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। अब सवाल आता है कि सर कुछ विशेष बातें जो आपको याद रखना है कि इसमें जो ये आवरण है इसके पूरे तंत्रिका के ऊपर में, इधर या इसके, क्योंकि ये तंत्रिका इस प्रकार से गोलाकार रूप में, तो आंतरिक सतह में आवरण होगा। इसके ऊपरी क्षेत्र में जो खाली स्थान है यहाँ भी कुछ आवरण पाए जाएंगे। सर ये किस प्रकार के रेशे से बने होते हैं, क्योंकि रेशीय ऊतक इसमें सपोर्ट करता है इसे बनाने में। और रेशा जो होता है, ये तंतु जो होता है, ये तंतु जिसे यहाँ पर रेशा भी कहते हैं, तो ये रेशा सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रेशों से बना होता है। तो सफ़ेद रेशों से बना होने के कारण ये जो होता है, ये जिस क्षेत्र में भी होता है उस क्षेत्र में सफ़ेद रंग उत्पन्न करता है, सफ़ेद रंग उत्पन्न करता है, ये सफ़ेद रंग उत्पन्न करेगा। यानी जिस क्षेत्र में भी इसकी संख्या अधिक होगा वो क्षेत्र सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, सफ़ेद होगा। और मालिन के आवरण में इसमें बात करें तो ये जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में जो रेशा होता है वो रेशा धूसर रंग का होता है। इसका जो रेशा है, इसका रेशा या इसी को हिंदी में तंतु कहते हैं फाइबर के रूप में, तो तंतु का जो फाइबर जाल है वो धूसर रंग का है। इंग्लिश में धूसर को ग्रे रंग बोलते हैं, और धूसर रंग होने के कारण ये जिस स्थान पे भी होगा वहाँ पर धूसर रंग उत्पन्न करेगा, वहाँ पर ये धूसर रंग उत्पन्न करता है, धूसर रंग उत्पन्न करता है। अब देखो बच्चों, आपने कभी पढ़ा है, शायद जरूर पढ़ा होगा, कि जो मनुष्य का मस्तिष्क वाला हिस्सा है
उस मस्तिष्क के क्षेत्र में, अगर मान लो ये मैं मस्तिष्क के एक क्षेत्र और ये अनुमस्तिष्क का क्षेत्र बना रहा हूँ, तो प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क जो भी है, इसके ऊपर का जो आवरण होता है, ये आवरण इसके बाहर जो इसको घेर के रहता है, ये आवरण धूसर रंग का होता है। यानी इसमें जो मस्तिष्क में जो बाह्य आवरण है, इसका बाह्य आवरण अगर आप इसे गौर से देखो तो ये आवरण धूसर रंग का है, ये धूसर रंग का। और अगर बच्चों आप अंदर वाले हिस्से को देखो, आंतरिक हिस्से को, तो मस्तिष्क का पूरा आंतरिक हिस्सा सफेद रंग का होता है, ये भी सफेद रंग का। यानी ये जो हिस्सा होता है आंतरिक हिस्सा मस्तिष्क का, ये आंतरिक जो भाग है, ये भाग सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का। तो अब आप इन दोनों में अंतर सीख चुके हो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मस्तिष्क के संरचना के रूप में कहाँ धूसर द्रव्य है और कहाँ श्वेत द्रव्य, इसको बताना चाहता हूँ। तो जो धूसर रंग का संरचना बनता है, इसे ही धूसर द्रव्य कहते हैं, यहाँ पर धूसर द्रव्य। और ये जो सफ़ेद रंग की संरचना बनता है, इसे ही श्वेत द्रव्य कहते हैं, इसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। तो बच्चों, मस्तिष्क में दो प्रकार के संरचना हो गया, श्वेत और धूसर। बाहर के आवरण धूसर रंग का और अंदर के आवरण श्वेत रंग का। पूरा मस्तिष्क श्वेत रंग का है। अब आपने अखरोट कभी खाया हो तो अखरोट में देखना एक कवर होता है, बाहर में छिलका मजबूत सा, उसको फोड़ते हो तो अंदर अखरोट निकलता है। अखरोट के ऊपर देखना एक पतला सा दूसरा रंग का छिलका होता है, उस छिलके को हटाओगे तो पूरा जो अखरोट अंदर से होता है वो पूरा सफेद होता है। और अखरोट देखना दो भागों में ऐसे बना होता है। हमारा मस्तिष्क बिल्कुल अखरोट के संरचना का मेल खाता है। अगर आप उस तरह से देखो तो हमारा भी ब्रेन दाएं और बाएं दो संरचनाओं में बटा हुआ है, और इस संरचना के ऊपर में जो धूसर द्रव्य होता है, इस प्रकार के धूसर रंग के द्रव्य और ये श्वेत द्रव्य के। अब आपका सवाल आता है कि सर ये धूसर द्रव्य जो है, ये धूसर रंग सफेद रंग जो उत्पन्न करेगा, कौन करेगा, कहाँ करेगा? तो कौन करेगा? मालिन आच्छद करेगा। कहाँ करेगा? तो सफेद रंग आंतरिक हिस्से में ब्रेन का करेगा। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार के न्यूरॉन पाए जाएंगे? तो मालिन आच्छद वाले न्यूरॉन पाए जाएंगे। मालिन आच्छद जो होता है इसमें न्यूरॉन होगा, मालिन आच्छद वाले तंत्रिका इसमें पाए जाएंगे। और इसमें क्या होगा? धूसर द्रव्य में, तो धूसर द्रव्य कौन बनाता है? नॉन मालिन, जिसमें मालिन नहीं होता है। तो मालिन आच्छद विहीन, मालिन आच्छद विहीन जो तंत्रिका है वो इसमें पाया जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इजी रूप में आपने सीख लिया कि जो ब्रेन का पार्ट है, उस ब्रेन के पार्ट में वह संरचनाएं धूसर रंग से, धूसर द्रव्य के रूप में, मालिन आच्छद विहीन तंत्रिकाओं से, और ब्रेन का आंतरिक हिस्सा श्वेत द्रव्य के रूप में मालिन आच्छद वाले जो तंत्रिका होता है या मालिन आच्छद युक्त तंत्रिका होता है, उससे बना होता है। अभी अभी आपने मेरे उस सिंपल टॉपिक के फॉर्म में, जिसको मैंने एक छोटा सा तंत्रिका बताया था, उसमें देखा होगा कि जिसमें मालिन आच्छद होता है वो जम करता हुआ चलता है, तंत्रिका का आवेग, और जम करते हुए चलता है तो यादृच्छिक गति कहते हैं। और आपको मैंने बताया था ये गति बहुत तीव्र होता है। तो इसमें संवेदना जो होता है, इसमें संवेदना तीव्र होता है, बहुत ही तीव्र गति से, और इसकी तुलना में इसमें संवेदना स्लो होता है, इसमें संवेदना धीमी गति से, इसमें संवेदना धीमी गति से। तो संवेदना तीव्र गति से कौन उत्पन्न कर रहा है? तीव्र गति से संवेदना उत्पन्न कर रहा है मालिन आच्छद तंत्रिका। और मालिन आच्छद तंत्रिका हमारे मस्तिष्क में कहां पर है? श्वेत द्रव्य, और श्वेत द्रव्य से ही भरा पड़ा है। तो अगर यहां पर काफी तीव्र गति की संवेदना, यहां पर काफी तीव्र गति की संवेदना, तो ब्रेन जो है वो तीव्र रूप से कोई भी चीज को समझ लेता है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे शब्द इस वायु से होता हुआ आपके कान से टकराकर आपके मस्तिष्क में जा रहा है, इतने समय लेते हुए भी बहुत जल्द आप हर बात को समझ रहे हो। कारण क्या है? कारण है आपके मस्तिष्क का श्वेत द्रव्य के संरचनात्मक रूप का बहुत ज्यादा तीव्र रूप से कार्य करना, क्योंकि वो किससे बना होता है? मालिन आच्छद तंत्रिकाओं से बना होता है। और बाहर ये संवेदना जो होता है ये यहां से निकलने नहीं देगा, और संवेदना को धीरे 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 इधर उधर प्रवाह करता रहेगा। तो संवेदना को धीमी गति से प्रवाह करने का काम कौन करेगा? मालिन आच्छद वाले जो तंत्रिका होते हैं। तो आपने इस प्रकार के दो तंत्रिकाओं के अंतर और उनके कुछ संरचनाओं को देखा।
फिर आगे के टॉपिक में आप नर्वस सिस्टम के टॉपिक में, मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, इसमें आप इनके संरचनाओं को काफी विस्तार पूर्वक पढ़ोगे। अब देखो दूसरा आते हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन की संख्या के आधार पर तंत्रिका कितने प्रकार के होंगे। आपने देखा था साइटोन में से अंगुली के समान संरचना जो बाहर निकल रहा है, मोटी नलिका, उसे डेंड्रॉन कहते हैं, और जो तंत्रिका का सबसे मुख्य मध्य क्षेत्र है वो एक्सॉन कहते हैं। तो उसके आधार पे तो देखो मैं लिखा है एक ध्रुवीय तंत्रिका, इसका एक चित्र भी बनाया है। इस चित्र को अगर आप गौर से देखो तो इस क्षेत्र को एक्सॉन कहते हैं, और इस क्षेत्र को इंग्लिश में न लिखकर हिंदी में लिख देते हैं, इस क्षेत्र को एक्सॉन कहते हैं और इस क्षेत्र को साइटोन कहते हैं। साइटोन कहते हैं। बताओ क्या साइटोन के क्षेत्र में कोई डेंड्रॉन निकल रहा है? नहीं, केवल एक एक्सॉन है। साइटोन तो है लेकिन कोई डेंड्रॉन नहीं है। तो इसमें एक एक्सॉन उपस्थित और डेंड्रॉन इसमें अनुपस्थित, डेंड्रॉन नहीं है। सर इस प्रकार का तंत्रिका कहाँ मिलता है? तो जब हमारा भ्रूणीय विकास के रूप में शरीर बन रहा होता है उस समय हमारी सारी तंत्रिकाएं इसी प्रकार का होता है। तो भ्रूणीय विकास के दौरान, भ्रूणीय विकास के दौरान तंत्रिकाएं एक ध्रुवीय होती हैं। बिल्कुल सिंपल, कितने एक्सॉन है? एक, डेंड्रॉन नहीं है, और इसका भ्रूणीय विकास के दौरान ऐसे तंत्रिकाएं पाए जाते हैं और जन्म के पश्चात ये दूसरे तंत्रिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं, यानी इसका परिवर्तन हो जाता है, नष्ट तो क्या होता है ये। दूसरा द्विध्रुवीय तंत्रिका। द्विध्रुवी की बात करें तो देखो इसमें एक एक्सॉन है और इसमें एक डेंड्रॉन है। तो ये एक डेंड्रॉन है और ये एक एक्सॉन है। क्लियर बच्चों? एक डेंड्रॉन एक एक्सॉन। तो इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन है। इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन है। इस प्रकार से इसको द्विध्रुवीय कहते हैं। दो हो गया तो द्विध्रुवीय तंत्रिका। सर ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आंखों के रेटिना में, हमारे आंखों के रेटिना में। हमारे आंखों के जो रेटिना होती है उस रेटिना में ये पाए जाते हैं। दूसरा बात करें तो घ्राण पिंड में, घ्राण उपकला। अब घ्राण उपकला क्या होता है? तो घ्राण उपकला जो होता है नाक के पास होता है, जो गंध को लेकर के मस्तिष्क में जाता है। तो घ्राण उपकला आपके नाक के पास है, आंतरिक क्षेत्र में, जो गंध का ज्ञान कराता है। तो गंध को जो एक स्थान से मस्तिष्क के दूसरे स्थान तक आंतरिक क्षेत्र में पहुंचा दे, वो द्विध्रुवीय तंत्रिका है। तो आपके आंखों के रेटिना में अभी भी, आज भी द्विध्रुवीय तंत्रिका है और घ्राण उपकला में भी है। अब आइए बहुध्रुवीय। देखो बच्चों, इसमें एक्सॉन एक और इसमें डेंड्रॉन बहुत सारे। तो एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्रॉन अगर हो, यानी इसमें एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्रॉन हो तो इसे ही बोलेंगे बहुध्रुवीय तंत्रिका। सर ये कहां पाया जाएगा? तो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में, मुख्य रूप से ब्रेन यानी आपके मस्तिष्क में, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, मेरुरज्जु में। ये तो दो मेन क्षेत्र हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा शरीर के तमाम क्षेत्रों में, जैसे नाखून में भी है, लेकिन नाखून जब विकास कर जाता है, आगे वृद्धि कर जाता है, तो वृद्धि करने के बाद उस हिस्से को जब हम काटते हैं तो वहां तंत्रिका नहीं है, दर्द नहीं होता है। बाल को खींचोगे दर्द होगा, बाल में भी है, लेकिन बाल के ऊपरी क्षेत्र में, जो बाल का जो निचला जड़ होता है, जो हमारे कपाल के अंदर के मांसपेशियों में धंसा होता है, वहां तो होगा।
लेकिन जहां पर वो बाल ग्रो कर गया, विकास कर गया, बाहर निकल गया, वो केराटिन प्रोटीन से बना होता है, फिर वहां पर नहीं है न्यूरॉन, फिर बाल काटो दर्द नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ क्षेत्र में छोड़ करके बाकी तमाम क्षेत्रों में ये तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैले हुए हैं, ब्रेन और मेरुरज्जु में सर्वाधिक मात्रा में है। और ये कूट ध्रुवीय, एक ध्रुवीय तंत्रिका, कूट का मतलब होता है झूठा। कैसे झूठा सर? बच्चों ये जो है ये साइटोन का क्षेत्र है और ये जो है ये एक्सॉन है, लेकिन जब आप इससे सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हो, क्योंकि मैं इस टॉपिक में ही बता चुका हूं कि ऊतकों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी रूप में होता है और इसी ऊतकों को मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं और बता रहा हूं। तो इसमें अगर एक्सॉन जो है, जब आप सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हो तो हमें लगता है अरे सर ये तो जो है ना डेंड्रॉन है, ऐसा लग रहा है क्योंकि ऊपर तरफ निकला हुआ है और साइटोन से निकल रहा है तो अंगुलीनुमा प्रवर्ग और डेंड्राइट्स भी लग रहा है। लेकिन नहीं, ये जो निकला हुआ भ्रम उत्पन्न करता है सिर्फ, ये वास्तव में एक्सॉन का, ये वास्तव में एक्सॉन का बढ़ा हुआ भाग है, बढ़ा हुआ भाग है, यानी एक्सॉन का बढ़ा हुआ भाग है जो भ्रम उत्पन्न करता है, जो भ्रम उत्पन्न करता है कि यह डेंड्रॉन है, यह डेंड्रॉन है। वास्तव में यह एक्सॉन का भाग है। तो वास्तव में ये एक्सॉन का भाग है, ये जो बीच का खेल है, भ्रम ये जो उत्पन्न कर रहा है, इसके कारण ही इस प्रकार के तंत्रिका को कूट, एक ध्रुवीय, एक निकल रहा है, एक ध्रुवीय तंत्रिका कहते हैं। और ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर मेरुरज्जु है, तो मेरुरज्जु के पृष्ठ भाग में इस प्रकार के तंत्रिका पाए जाते हैं, इस प्रकार के तंत्रिका पाए जाते हैं। तो ये था कुछ प्रकार के तंत्रिकाएं एक्सॉन और डेंड्रॉन के आधार पे। एक तंत्रिका एपोलर, अध्रुवीय होता है, जिसमें ना तो एक्सॉन होता है और ना ही डेंड्रॉन होता है, बट उसमें एक्सॉन और डेंड्रॉन दोनों नहीं होता है, इसलिए इसका वर्णन एक्सॉन डेंड्रॉन की संख्या के आधार पर इसमें नहीं किया गया। तो ये था कुछ प्रकार के तंत्रिकाएं जिसके बारे में मैंने आपको बताया और तंत्रिकाओं की संरचनाओं को मैंने क्लियर किया। आगे तंत्रिकाओं के संबंधित और भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। हाँ बच्चों, अब इस चित्र के आधार पे मेरुरज्जु, संवेदी तंत्रिका और चालक तंत्रिका के द्वारा होने वाली कुछ क्रियाओं को समझा रहे हैं। ये क्रिया आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होगी, प्रतिवर्ती क्रिया। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पिन चुभ गया, आपने हाथ तुरंत हटा लिया, तो ये जो क्रिया होती है त्वरित गति से होती है और इसमें मेरुरज्जु, संवेदी तंत्रिका और चालक तंत्रिका भाग लेते हैं और इसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी तीव्र गति से संपन्न होने वाले क्रिया जिसमें संवेदी तंत्रिका, आप तो जानते हो कि संवेदी तंत्रिका संवेदनाओं को लेकर के आता है मेरुरज्जु में। चालक तंत्रिका ये भी जानते हो कि संवेदनाओं को मेरुरज्जु से कार्य क्षेत्र तक लेकर जाता है। एवं मेरुरज्जु इस क्रिया में सम्मिलित होता है, इस क्रिया में सम्मिलित होता है। तो ऐसी क्रिया
जिसमें गति काफी तीव्र हो, काफी तीव्र, एवं इस क्रिया में संवेदी तंत्रिका, चालक तंत्रिका और मेरुरज्जु इसमें सम्मिलित रूप से क्रिया में भाग ले, तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, इसमें जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसमें केंद्रीय तंत्रिका शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, ब्रेन शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, इसमें आपको मेरुरज्जु शब्द का प्रयोग करना होगा कि प्रतिवर्ती जो क्रिया होता है उसका जो नियंत्रण होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो बच्चों कि कोई भी पिन या कांटा हाथ में चुभ गया तो हाथ तुरंत वहाँ से हट जाता है, या कोई मोमबत्ती जल रहा है उसमें हाथ स्पर्श हो जाए तो तुरंत हाथ पैर जहाँ भी स्पर्श हो वो आपके उस क्षेत्र से हट जाता है दूर, और आपके ब्रेन के अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ब्रेन को सोचकर इस क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होगा ऐसा क्रिया। तो इसमें कांटा शरीर के किसी स्थान पर चुभने के पश्चात शरीर का वह भाग काफी द्रुत गति से उस स्थान से हट जाता है, उस स्थान से हट जाता है, काफ़ी द्रुत गति से होगा और उस स्थान से आपका वो शरीर का अंग जो भी है जहाँ भी कांटा या किसी प्रकार के कोई वस्तु जो दर्द देने वाला हो चुभते ही आपका वो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण वो अंग वहाँ से हट जाता है। तो ये जो है ये एक उदाहरण है। दूसरा आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के गर्म पानी कुछ गिर जाए या कोई प्रकार के हमारे शरीर में किसी ठंडे पानी का स्पर्श हो, तो इस प्रकार के ठंडे गर्म पानी के स्पर्श से भी हमारे को कुछ संवेदना मिलता है। लेकिन ये संवेदना अगर बहुत तेज मिला, जैसे मान लो बहुत गर्म पानी अचानक गिर गया और आपके हाथ अचानक हट गया, तब तो वो संवेदना को हम कह रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन धीरे धीरे आप गर्म पानी ले रहे हो और मस्तिष्क में वो संवेदना जा रहा है, फिर वो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, त्वरित होना चाहिए, काफ़ी तीव्र गति से होना चाहिए। तो याद रखना, इसमें आँखों के सामने अचानक प्रकाश आने पर या पड़ने पर आँखों की पुतलियाँ, आँखों की बरौनियाँ अचानक बंद हो जाती हैं। तो याद रखो बच्चों, जैसे आप कार में बैठे हो, उसमें बैठ के कहीं जा रहे हो, रात के समय दूसरे साइड से कोई कार बस आ रहा हो और अचानक आपके आंखों पे कोई प्रकाश गिरे तो आंख तुरंत बंद हो जाता है। और ये जो क्रिया होती है ये भी एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। हमारे को प्रतिवर्ती क्रिया बचाता भी है और उद्दीपित भी करता है। जैसे मान लो आप अपने साइकिल चला रहे हो और अचानक कोई ऐसी क्रिया हो गया कि सामने से कोई बस आ गया, कुछ हो गया और दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब क्या करें, लेकिन आपने देखा कि तुरंत हाथ ऐसे थोड़ा सा हिल गया और आपने उस बस से जो टक्कर होना था वो नहीं हुआ, आप सही तरीके से एक साइड में हो गए। अर्थात आपके शरीर में कोई प्रतिरक्षात्मक तंत्र, कोई सुरक्षात्मक तंत्रिकीय क्रिया हो रहा है जो आपके मस्तिष्क के बिना भी कुछ क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। अगर मस्तिष्क के बिना भी कुछ प्रकार की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं तो उन्हीं प्रकार की क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी अचानक संपन्न होने वाली क्रिया, जिस क्रियाओं का दायित्व संपूर्ण रूप से मेरुरज्जु के ऊपर होगा। अब इसका प्रयोग किया गया किसके ऊपर? मेढक के ऊपर। मेढक का ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क, उसको काट के निकाल दिया, उसके बाद भी मेढक कुछ समय तक जिंदा रहता है।
अब देख रहा है वैज्ञानिक कि भाई ये सही भी हो रहा है कि नहीं, कहीं ब्रेन तो भाग नहीं ले रहा है। तो फिर क्या किया, उसको एक रस्सी से बांध के लटका दिया, उस ब्रेन जिसका निकाल दिया जिस मेढक का। अब मोमबत्ती जला करके उसके पैर के पास ले जा रहा है। जैसे उसके पैर के पास ले जा रहा है उसको जलन एहसास हो रहा है और वो पैर को ऐसे खींच रहा है, यानी ब्रेन को तो ऑपरेशन से निकाल दिया उस मेढक के शरीर में से, उसके बाद भी वो क्यों अपने पैर को ऐसे करके खींच रहा है। इसका मतलब है कि ब्रेन के अलावा मेरुरज्जु भी इस प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण कर सकता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब बच्चों ये था संवेदनात्मक रूप, जिसमें संवेदी तंत्रिका यहाँ से संवेदना को लेकर आया और चालक तंत्रिका संवेदना को लेकर यहाँ से यहाँ तक गया। ये जो पूरा परिपथ होता है, इस परिपथ को जो उसमें प्रतिवर्ती क्रिया हो रहा है, इस प्रतिवर्ती क्रिया का यही परिपथ है, यही क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ती चाप। तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और प्रतिवर्ती चाप क्या है। तो देखो, जो संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु और चालक तंत्रिका तीनों ने भाग लिया और किसी प्रकार की त्वरित क्रिया को संपन्न किया, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और इसमें जो पूरा संपूर्ण जो परिपथ है, जैसे यहाँ से प्रारंभ हुआ और यहाँ से होते हुए यहाँ तक खत्म हुआ, तो ये जो पूरा परिपथ है, इस पूरे परिपथ को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होने के दौरान उसकी जो संपूर्ण परिपथ होता है, इसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे प्रतिवर्ती चाप आप लोगों को हमेशा धीरे धीरे इंग्लिश के टर्म भी अब सीखने होंगे, क्योंकि नीट जो एग्ज़ाम आप बैठोगे, जो आपका उद्देश्य है बायोलॉजी लेने का, उसमें इंग्लिश के शब्द भी आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रतिवर्ती चाप का इंग्लिश है रिफ्लेक्स आर्क, ARCH आर्क, प्रतिवर्ती चाप। देखो, प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होने के दौरान, प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होने के दौरान पूरे परिपथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होने के दौरान पूरे परिपथ, यानी पूरे परिपथ मतलब संपूर्ण परिपथ की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण परिपथ जो इसमें पूरा का पूरा हिस्सा भाग लेगा। इसमें से अगर आप देखो तो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है यहाँ तक, फिर ये क्षेत्र, 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 ये पूरा जो परिपथ है, इस पूरे परिपथीय क्षेत्र को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इसमें जो भी क्रिया होगा प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान ही बनेगा। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान बनने वाले संपूर्ण परिपथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी संपूर्ण परिपथ जो बन रहा है इसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो एकदम सिंपल है, क्लियर? तो प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप संपन्न। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं जिसमें कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा भी नियंत्रित होता है। जैसे आप जब शुरू में साइकिल सीख रहे हो तो आप पैडल देखते हो घूम रहा है कि नहीं, आप अपने जो ब्रेक है वो देख रहे हो, बाइक कोई चलाना सीखता है तो उसमें गियर चेंज करना सीख रहा है। तो ये समय जब शुरू में ये सीख रहा है हर क्रिया को, तो ब्रेन से कंट्रोल कर रहा है, वो ब्रेन के द्वारा नियंत्रित कर रहा है। ये प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। लेकिन जब आप उसमें बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाते हो सीखने के पश्चात, तब जब हम किसी प्रकार से साइकिल को स्पीड से चलाते हैं तो कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ पर कितना पैडल घुमाना है, इस प्रकार की चीज़ों को हम अब सोचते नहीं हैं, अपने आप हो रहा है। यानी इसमें अब ये क्रिया प्रतिवर्ती रूप में हो गया। जैसे मान लो कोई बाइक चलाना सीखता है तो कब कौन सा गियर लगना है, ये शुरू में हम देखते हैं, पैर में भी देखते हैं गियर लग रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो फिर वो गियर अपने आप 1 2 3 अपने आप पता ही नहीं चलता कि आपको आपके ब्रेन के अनुमति के दौरान तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी ब्रेन के अनुमति के बिना भी आपकी मेरुरज्जु भी इस प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित कर लेता है। और आपको जैसे कोई अचानक सामने आ गया, ब्रेक लगाना है तो तुरंत आपने ब्रेक लगाया। तो इस प्रकार से ये क्रिया फिर प्रतिवर्ती के रूप में हो जाता है।
तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, सीखने के पश्चात ज़्यादा पारंगत रूप में, परफेक्ट रूप में और अच्छा कार्य करने में सक्षमता हासिल करता है। तो ये था प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया के अलावा प्रतिवर्ती चाप, और ये उसका चित्र।